हेलो, कैसे हैं आप लोग। हम ओम प्रकाश शर्मा जी द्वारा लिखित कहानी पिशाच सुंदरी का भाग 4 सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उस सांझ में लाख चाहकर भी अपना काम नहीं निपटा पाया। रात के 8 बजे जाकर फुर्सत मिली, लेकिन तब भी चिंता की कोई बात नहीं थी। मैंने अपने घर टेलीफोन कर दिया कि मैं रात को नहीं लौटूंगा और अपनी मोटरसाइकिल द्वारा घाटी के महल की ओर चल पड़ा। शहर से बाहर आकर मुझे अपनी जल्दबाजी पर खेद हुआ। आकाश पर घने बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बूंदें मुझे भिगोने लगी। एक बार तो सोचा भी कि लौटकर अपने विभाग के स्टाफ कार ले लूं, परंतु फिर मैंने और भी अधिक जल्दबाजी पहुंचने के निश्चय में मोटरसाइकिल की रफ्तार तेज कर दी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। मैं 30 की स्पीड से कई मील चला। सड़क की दोनों ओर का जंगल घना होता जा रहा था। इतनी जंगल की चिंता नहीं थी जितनी कि पानी की। अब मूसलाधार वर्षा पड़ने लगी थी। मैंने 11 मील का सफर पूरा कर लिया। अब बड़ी सड़क से मैं छोटी पहाड़ी की ओर मुड़ा। सामने ही सीध में कठिनता से 4 फर्लांग दूर मुझे घाटी के महल की क्षीण सी रोशनी दिखाई पड़ रही थी। अब मुझे चक्करदार पहाड़ी चढ़कर 2 मील घूमकर पहुंचना था, परंतु जैसे ही मैंने गाड़ी पहाड़ी सड़क से मोड़कर साइकिल घबराकर ब्रेक लगा दी और मोटरसाइकिल से फिसलने से कठिनाई पूर्वक रोक पाया। दरअसल मोटरसाइकिल मोड़ते ही बिजली चमकी और मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे लगभग 20 कदम की दूरी पर जंगली भैंसा सड़क के बीच में खड़ा हो, परंतु मोटरसाइकिल लैंप की तीक्ष्ण प्रकाश में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने पिस्तौल निकाली और सांस रोककर भैंसे की आहट लेने का यत्न करने लगा। कुछ क्षण बाद ही फिर बिजली चमकी। अब की बार भैंसा सड़क पर दिखाई न पड़ा, अलबत्ता उसकी हुंकार कहीं दूर सुनाई पड़ी। मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट करने के लिए पांव उठाया ही था कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चलकर बिल्कुल पास आ पहुंचा हो। एक बारगी में शहर उठा। पुनः बिजली चमकी और मैंने देखा कि एक स्त्री वर्षा में भीगती हुई सहमी सी मोटरसाइकिल के निकट आ पहुंची। केवल एक ही झलक में देख पाया, वह घंघरी अंगिया पहनी थी और चुनरी ओढ़ी थी। गले में चंपाकली, गुलूबंद आदि और हाथों में कंगन पहने थी। कौन हो तुम? मैंने अपेक्षाकृत ऊंचे स्वर में पूछा। मैं हूँ सरकार, सुंदरी बंजारन। शहर में गई थी। वैसे सांझ से पहले ही यहाँ पहुंची थी, लेकिन सड़क के बीचों बीच खूंखार भैंसा राह रोके खड़ा है। घाटी वाले महल के पास मेरा डेरा है। जात नीची है, लेकिन मैं तो बरस रहा है। बड़ी मेहरबानी होगी जो मुझे वहां तक ले चलोगे। मैं छू भी दूंगी तो क्या हुआ, नहाना तो है ही हो ही रहा है। मृदु स्वर में वह बोली। मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए कहा, बैठो पीछे। 1 मिनट बीता, फिर 2 मिनट, परंतु मुझे ऐसा स्पर्श नहीं लगा कि वह पीछे बैठ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। अंधकार महसूस हुआ, केवल अंधकार। अज्ञात भय से मैं सहर उठा। मैं तेजी से उस छोटी सड़क पर बढ़ा। थोड़ी थोड़ी दूर पर भयानक मोड़ थे और मोटरसाइकिल जरा भी स्लिप हो जाती तो सड़क के दोनों ओर छोटी बड़ी खाइयां थी। फिर भी 20 की रफ्तार से चला। छमाछम पानी बरस रहा था, इतना तेज कि मोटरसाइकिल लैंप व्यर्थ प्रतीत हो रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे निकट ही हंसा हो, नारी कंठ की खिलखिलाहट भरी हंसी। परंतु जैसे ही मुड़कर इधर उधर देखना मौत को न्योता देना था। स्पीड मैं कम करना नहीं चाहता था। मुझे फिर हंसने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई मेरे साथ दौड़ता हुआ हंस रहा हो, परंतु मैंने घाटी के महल में पहुंचकर ही मोटरसाइकिल रोकी। बहुत देर कर दी आपने सरकार। बहू रानी तो सांझ से ही आपकी प्रतीक्षा में बैठी है। अब तो उन्होंने आपके आने की आशा ही छोड़ दी थी। ऐसे मौसम में कुछ पहले से आ जाते तो ना भीगते। जाइए, बहू रानी मंदिर वाले कमरे में है। रंग सिंह दरवाजे पर ही मेरी प्रतीक्षा में खड़ा था। उसने मेरे हाथ से मोटरसाइकिल लेते हुए कहा, वह सामने है मंदिर वाला कमरा। आप चलिए, वहाँ आग भी है। मैं सूखे कपड़े लेकर आ रहा हूँ। धीरज कहाँ है? वह भी है। आप चलिए तो मैं वहाँ आकर सब कुछ बताता हूँ। महल का मुख्य द्वार 2 राहों में विभक्त था। एक राह हवेली के सबसे बड़े दरबार हाल की ओर जाती थी, उसी के ऊपर इमारत थी। दूसरी राह लगभग 50 कदम के फासले पर बने मंदिर पर जाकर समाप्त होती थी। बासंती मंदिर में है, यह भी आश्चर्य की बात थी, परंतु अब रंग सिंह से कुछ पूछने का मेरा मन नहीं हुआ। सारे कपड़े भीग जाने के कारण मैं तेजी से आग से निकट पहुंचना चाहता था। मैंने मंदिर के दरवाजे पर जूते उतार कर पुकारा, भाभी जी।
और फिर जो दृश्य मेरे सम्मुख प्रस्तुत हुआ उसने मेरी आंखें ही नम कर दी। बासंती भाभी ऐसी हो गई थी कि उसे पहचानना भी कठिन था। निश्चय ही उसका कई पौंड वजन घट गया था। उसके गाल सूखे हुए थे और वह चिरवियोगिनी सी लग रही थी। हालांकि मैं जानता हूँ धीरज के और मेरे संबंध घनिष्ठ थे और बासंती भाभी से भी हंसी मजाक होता रहता था, परंतु इतना घनिष्ठ वह मुझे मान बैठेगी ऐसा मैंने नहीं सोचा था। उन्होंने निकट आकर मुझे देखा था। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया तो उन्होंने मुस्कुराने का असफल यत्न किया और फिर विवेक खोकर वह मुझसे लिपटकर रो पड़ी। उनके रुदन में मरम्मत करने की क्षमता थी। उनकी सिसकियों ने मेरी और भी आंखों में पानी ला दिया। कई मिनट तक वह मेरे बक्ष पर सिर टिकाए रोती रही। उन्होंने मुझे अजीब कल्पना से भर दिया, ऐसे जैसे कि ससुराल में दुखी स्त्री का अचानक ही उससे सम्मुख बड़ा भाई आ जाए। बस बस बहुत हुआ। वातावरण को सामान्य बनाने के उद्देश्य से मैं बोला, स्त्रियां चाहे कितना पढ़ लिख जाएं, लेकिन उनका टाइप वही फक्ता वाला रहता है। कोई आ भगत नहीं, कोई खातिर नहीं। भाभी जान, देखने की बात यह है कि कड़ाके की सर्दी है और मैं बिल्कुल भीग चुका हूँ। ओह आइए ना, आइए, संयत स्वर में बासंती भाभी ने कहा, आइए। संगमूसा और संगमरमर के मिश्रण से बने इस मंदिर में राधा कृष्ण की आदमकद युगल मूर्ति बहुत ही सुंदर है। कृष्ण बने हैं संगमूसा के और राधा संगमरमर की। मंदिर के प्रांगण में एक बड़ा सा हवन कुंड है, उसी में अलाव जल रहा है। हम दोनों वहीं जाकर बैठे। इस बीच रंग सिंह धीरज के सूखे कपड़े लेकर आया, परंतु आग के ताप में मुझे राहत मिली थी। मैंने अपना गीला कोट उतार कर निचोड़ा और आग के निकट ही सुखा दिया। अब कहिए भाभी जी, मैं बोला, जैसे भी हो आप उन्हें आज ही इसी क्षण यहाँ से ले जाइए। कार यहाँ है ही गोपाल जी, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ले चलूंगा, लेकिन एहसान आपकी बजाय मैं मानूंगा अगर आप कृपा करके यह बता सके कि मामला क्या है। रंग सिंह ने आपको नहीं बताया? रंग सिंह ने मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने साफ झूठ बोला। वह पिशाच के जाल में फंस गए हैं। पिशाच किसे कहते हैं? प्रेत को। प्रेत किसे कहते हैं? मैं भी विश्वास नहीं करती थी, अटकती सी भाभी ने कहा। सुनिए भाभी जी, मैंने कहा, भूत प्रेत और पिशाच यह सब कहानियों की बातें हैं। वास्तविक जगत की हकीकत से इनका कोई संबंध नहीं है। आप शायद डर गई हैं और मंदिर में आकर आसरा लिया है। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हालांकि कुछ उलझन मेरे दिमाग में थी, जैसे वह जंगली भैंसा, वह सुंदरी बंजारन। आप खुद देखेंगे क्या? एक ऐसी स्त्री जो है ही नहीं लेकिन दिखाई पड़ती है। मैंने अभिनय किया। मैं ठहाका मारकर जोर से हंसा। एक बार की मेरी हंसी से मंदिर का कक्ष गूंज उठा। स्त्री की बात मैं मान सकता हूँ। धीरज कुमार रियासत में जन्मे हैं, हो सकता है उनमें अनेकों स्त्रियों से मनोविनोद करने के सामंती शौक हों, लेकिन अगर स्त्री दिखाई देती तो वह निश्चित रूप से, लगता है धीरज तुम्हें उल्लू बना रहा है। वह होकर भी नहीं है, दृढ़ता से भाभी ने कहा। रंग सिंह से पूछिए। नौकरों ने उसे लाठियों से घेर कर मारना चाहा था, लेकिन लाठियां जैसे हवा में झूमती रहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पिशाच के शरीर में लाठियों पार निकल गईं। मैं फिर हंसने का प्रयास किया। शहर ले जाकर मैं आपकी आंखें जरूर टेस्ट करवाऊंगा। जरूर आंखों में कोई खराबी है। सुनहरी फ्रेम का चश्मा आपकी आंखों पर खूब सुंदर लगेगा। छोड़िए इस बात को, मुझे यह बताइए धीरज कहाँ है? ऊपर होंगे छत्र मंजिल में। वह बोली, ऐसी सर्दी में ऊपर? वह वहीं रहते हैं। ठीक है, मैंने उठने का प्रयत्न करती हुई कहा, मैं उसी से जाकर बात करता हूँ। भाभी ने मेरी बांह थाम ली। सुनो, फरमाइए, उन्हें साथ लेकर चलेंगे ना? आपका हुक्म तो बजाना ही होगा। आप मामले की गंभीरता को नहीं समझे। अब वह पहले वाले आपके दोस्त नहीं है। किसी भी जीवित व्यक्ति को देखकर उनकी आंखें प्रतिहिंसा से जल उठती हैं। आप शायद बहुत ही भयातुर हैं भाभी जी। यही समझ लो, आ गए हो, यही मेरे लिए बहुत है। रात में तो सचमुच वह बहुत ही भयानक हो जाते हैं। रात भर यही मंदिर में ठहरो, सुबह उनसे मिलना। छी भाभी जी, आप तो मुझे भी कायर बन जाने का उपदेश दे रही। हट मत करो। हत्या बस करूंगा, इसीलिए कि मैं जासूस हूँ और रहस्यों को जानना मेरा काम। जब तक आपके डर का कारण मालूम नहीं होगा तब तक आप स्वस्थ नहीं होंगी। काश आप जानती भाभी जी, कुछ दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका चमन में खिले फूलों को देखकर
खून बूंद बूंद बढ़ने लगता है। मैं आपको उदास नहीं देख सकता, इसीलिए हट है कि रहस्य का वह पर्दा लाकर तुरंत उठा दूं जिसके कारण आप परेशान हैं। मैं उठकर खड़ा हो गया। मुझे रंग सिंह ने टोका। सूखे कपड़े नहीं बदलिए सरकार। नहीं, मैंने दृढ़ता से कहा। कोट की जेब से सिगरेट केस और लाइटर निकालकर मैंने सिगरेट जलाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। रंग सिंह और भाभी जी दोनों मेरे साथ साथ चले। क्या आप दोनों भी साथ चल रहे हैं? दरवाजे पर रुककर मैंने पूछा। सहमे रंग सिंह ने दृष्टि झुका ली। अर्थ स्पष्ट था कि वह मन से नहीं चल रहा है, परंतु दृढ़ता से भाभी बोली, हाँ। लेकिन क्या आपका साथ जाना उचित होगा, जबकि आजकल धीरज से आपका मनमुटाव चल रहा है? यह भी तो हो सकता है कि वे आपको देखकर केवल जिद बस चलने से इनकार कर दें। बस इतनी ही नहीं गोपाली जी, यह भी हो सकता है कि छत्र मंजिल तक पहुंचते पहुंचते पिशाचनी ही हमें समाप्त कर दे। लेकिन मैं फिर भी चलना चाहती हूँ। तुम पागल हो गई हो भाभी। वह फिर रो पड़ी। सुबकते और सिसकी भरते ही भाभी ने कहा, सचमुच मैं पागल बन गई हूँ गोपाली जी। जानते हैं, आजकल आपके दोस्त खाना नहीं खाते, वह सिर्फ खून पीते हैं। आज मैं उनसे खाने के लिए बहुत इसरार किया। मैंने कुछ थोड़ा खाने के लिए उनके पांव पकड़ लिए तो उन्होंने कहा, मैं सिर्फ खून पीता हूँ, अगर खातिर करनी है तो मंगवा कर कटवा दो किसी जानवर को। उनके कपड़ों पर खून के दाग हैं। अब की बार मैं चाहकर भी नहीं हंस सका। भाभी मेरे सामने थी। मैं जानता था कि वह बिल्कुल होशो-हवास में है। मैं जानता था कि वह जो कुछ कह रही है वह तथ्यहीन नहीं हो सकता। फिर यह तथ्य क्या है? मैं रहस्यों के पर्दों में झांकने के लिए आतुर हो उठा। मैंने भाभी से विनीत स्वर में कहा, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ भाभी जी कि आप जो कुछ कह रही हैं वह सच है, लेकिन यह भी तो सच्चाई है कि आप जीवित हैं, रंग सिंह जीवित है, जबकि आप भी इसी महल में रहते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि धीरज में अपने पराये की परख नहीं है। उसने रंग सिंह का खून पीने की चेष्टा की, उसने आपसे तो वैसा व्यवहार नहीं किया, फिर मुझे क्या खतरा? वह पिशाचनी, उस पिशाचनी ने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया? वो नुकसान पहुंचा सकती है। व्यर्थ बात मत बढ़ाइए। आप मुझे अकेले ही जाने दीजिए। मैं समझता हूँ कि अकेले जाने से मैं सोच और देख सकूंगा कि वास्तविकता क्या है। साथ ही मुझे धीरज को समझाने बुझाने में भी सहायता मिलेगी। भाभी निरुत्तर सी हो गई और बोली, मेरा मन जो नहीं मानता, मैं आपको खतरे में, बिल्कुल खतरे में नहीं हूँ, विश्वास कीजिए। मुझे में इतना बल भी है कि धीरज और पिशाच के साथ साथ लड़ सकूं। इस प्रकार मैंने भाभी को मना लिया और मैं अकेला ही मंदिर से बाहर निकल गया। इस तरह से हमारी पिशाच सुंदरी का चौथा भाग समाप्त होता है। अगले भाग में मिलते हैं 5वें वीडियो के साथ।